हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। सबसे पहले विटामिन एवं पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण और विटामिन, ये 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण और विटामिन। ये सातों जो पोषक पदार्थ हैं, मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है और शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा प्रमुख रूप से ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। प्रोटीन शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं विटामिन, जल और खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था कैसिमिर फंक, इन्होंने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं और इनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है या निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। इसकी हल्की मिठास का कारण है यही, ठीक है। यह गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रमुख विटामिन स्रोत और उनके कमी से होने वाले रोग के लिए डेटा दिया गया है। इसको रट जाइएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए और किसी भी एग्जाम में यहां से 1 या 2 प्रश्न अक्सर रहते हैं, तो आप इसको रट जाइएगा। जैसे विटामिन ए का जो नाम है रेटिनॉल है और इसके कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी है, जीरोप्थैल्मिया है, संक्रमण है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। और विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वह है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं और इसके कमी से होने वाला जो रोग है वह है बेरी और वृद्धि का रुकना, ग्रोथ रुक जाता है विटामिन बी1 के कमी से। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है? अनाज है, फलियां हैं, सोयाबीन है, दूध है, आदि है। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और इसके कमी से होने वाला जो रोग है वह है किलोसिस। विटामिन बी2 का प्रमुख स्रोत है पनीर, अंडा, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। बी3 को कहते हैं और इसके कमी से पिलाग्रा यानी चर्म ग्राह नामक रोग हो जाता है और इसके प्रमुख स्रोत हैं यीस्ट, मांस, मछली, अंडा, दूध, फलियां आदि। विटामिन बी5 को याद रखिए, बी5 को क्या कहते हैं? पैंथोथिनिक अम्ल। और इसके कमी से चर्म रोग वृद्धि मतलब कि रुक जाता है, वृद्धि में कमी आ जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं। और बी5 का जो प्रमुख स्रोत है वह है अंडा, दूध, मांस, मूंगफली। विटामिन बी6 जो है इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बी6 को बोलते हैं।
इसके कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन ये रोग हो जाता है। और इसके प्रमुख स्रोत हैं दूध, ईस्ट, अनाज और मांस। विटामिन बी7 को बायोटिन कहते हैं और इसके कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना ये सभी रोग हो जाते हैं। और इसके प्रमुख स्रोत हैं मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल। विटामिन बी9 को फोलिक अम्ल कहते हैं, बी9 को फोलिक अम्ल कहते हैं। इसके कमी से रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि नामक रोग होता है। और इसके प्रमुख स्रोत हैं हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे। विटामिन बी12 को साइनोकोबालैमिन कहते हैं, बी12 को साइनोकोबालैमिन कहते हैं। इसके कमी से याद रखिएगा एनीमिया यानी रक्त घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी ये सभी रोग हो जाते हैं। इसके प्रमुख स्रोत हैं मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं आंवला, नींबू के फल, नींबू वंश के फल जो रसदार फल होते हैं, टमाटर, सब्जियां। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसके कमी से रिकेटस यानी सूखा रोग और ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और इसके कमी से जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। और इसके प्रमुख स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। विटामिन के, इसका नाम है याद रखें नैप्थोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन विटामिन के को कहते हैं। और इसके कमी से क्या होता है, विटामिन के कमी से चोट पर रक्त का थक्का ना जमना, यानी चोट लगने पर ब्लड मतलब कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, ब्लड जम नहीं पाता, यानी लगातार ब्लड निकलने लगता है जिससे मतलब कि घातक हो जाता है, लोग का मृत्यु तक हो जाता है। अगर चोट लगता है, ब्लड जम नहीं पाता है, जमता नहीं है, अगर जमेगा नहीं तो लगातार ब्लड शरीर से निकलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे शरीर से ब्लड निकल जाएगा और मृत्यु हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी से ऐसा होता है कि ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है। और इसके प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया। तो किस विटामिन का क्या नाम है, किसके कमी से कौन सा रोग होता है, प्रमुख स्रोत क्या है, ये 4 पॉइंट आपको रट जाना है। यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये अगर बात करें तो कैसीन एक, याद रखिएगा कैसीन एक क्या है, फास्फोप्रोटीन है। कैसीन क्या है, एक फास्फोप्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। इसके उपस्थिति के कारण ही दूध जो होता है सफेद रंग का होता है। तो कैसीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है, यानी गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है, किसके कारण, तो बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करके दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर यानी लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ और पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि की उपस्थिति होती है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत और शारीरिक वृद्धि के लिए काफी जरूरत होती है। प्रोटीन ऊतकों के यानी टिश्यू के निर्माण में, मरम्मत में और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयां या यकलक होते हैं। प्रकृति में अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से ही प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनानिवार्य, याद रखिएगा, ये अनानिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं और शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव भोजन से प्राप्त करता है, इसीलिए ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं।
हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनियल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, अर्जिनिन तथा थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। याद रखिए ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलानिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक जो अम्ल होता है, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरेजिन, ठीक है, और सिस्टीन अनिवार्य मतलब कि अनिवार्य अमीनो अम्ल है। आर्जिनिन एवं हिस्टिडीन केवल बच्चों के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल है, वयस्कों के लिए ये नहीं है। अल्फा किराटिन एक प्रोटीन है जो कि सिंग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। यह किराटिन का एक प्रकार है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन यानी नॉर एपिनेफ्रिन और डापा, देखिए अगर बात करें तो टायरोसिन जो है मस्तिष्क में एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार यानी कंप्लीट डाइट कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए ये सर्वमान्य भोजन है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक जो मात्रा है, प्रोटीन के लिए अगर सामान्य क्रियाशील महिला है तो इनके लिए जो दैनिक मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, रोज जो प्रोटीन की जरूरत होती है 45 से 46 ग्राम। गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की जरूरत होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित मतलब कि पॉलीमर से बहुलक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग जो है देता है, जबकि सेल्यूलोज अगर बात करें, सेल्यूलोज जो होता है इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती हैं, ठीक है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेइक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल है, इसेंशियल फैटी एसिड है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध यानी डबल बॉन्ड्स होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृत बीजी पौधा है। यह आवृत बीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसे असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। याद रखिएगा कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्राय पशु उत्पन्न वसा या तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला फैट का प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त, याद रखिएगा, हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में यानी जो फैट है सेल्स में संचित होता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है?
सही जवाब है पनीर, सी ऑप्शन। पनीर मानव शरीर में नए टिश्यूज की वृद्धि के लिए जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स तथा ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। सेकंड प्रश्न क्या है? प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आप देख सकते हैं दोनों कथन बिल्कुल सही है। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंत्र फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। थर्ड नंबर है, प्रतिजैविकों या प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैविक जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा, प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। तीसरा, प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होता है। इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। तो दूसरा छोड़कर पहला तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए, प्रजैविक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका सेवन मानव शरीर के लिए लाभदायक होता है। प्रजैविकों में मुख्यतः जीवाणु एवं इष्ट सम्मिलित होते हैं। पहला कथन सत्य है। उल्लेखनीय है कि खाने के अलावा इन प्रजैविकों का लेप भी मानव शरीर के लिए लाभप्रद होता है। प्रजैविकों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नैसर्गिक रूप में हमारे शरीर के आंतरिक भागों में भी पाए जाते हैं जिनमें आहार नली प्रमुख है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। ये प्रजैविक दुग्ध में पाई जाने वाली लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस को बढ़ाते हैं और इस तरह दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक सिद्ध होते हैं। चौथा है, देखिए न्यूट्रा एसिटिकलस उत्पाद है जिनमें होते हैं उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव, यानी डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो देखिए अगर बात करें तो न्यूट्रा एसिटिकलस शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, न्यूट्रा एस्टिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ मतलब औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो याद रखें, न्यूट्रा एस्टिकल। 5 नंबर है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो याद रखिएगा, फंक ने विटामिन का आविष्कार किया, खोज किया। 1911-12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया और विटामिन शब्द सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग किया। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, विटामिन डी का संबंध पॉल मूलर से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। जेम्स लिंड इन्होंने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी जो रोग है इससे बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों के प्रयोग से, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक अणुओं की खोज और मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इनकी उपयोगिता है, या इन सभी की उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज याद रखिएगा एल्मर मैककुलम। तो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था? एल्मर मैककुलम के द्वारा की गई, जबकि विटामिन बी जो है जब विकल्प ए और बी में जो है दिया गया है कि मैककुलम ने जो नाम दिया है, जो कि
विटामिन डी का नाम जो दिया गया है वो पॉल मूलर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो जबकि ए और बी में क्या है, विटामिन ए का संबंध मैकुलम दिया गया, जो कि सही नहीं है। क्या होना चाहिए, मैकुलम। और विटामिन बी भी मैकुलम में दिया गया, जो कि सही जवाब होगा मैकुलम। ठीक है, मैकुलम नहीं, मैकुलम। तो विटामिन जो ए और बी की खोज जो है किन्होंने किया था, एल्मर मैकुलम ने। इसीलिए विटामिन जो ए और बी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जिनका संबंध दिया गया वो सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। और विटामिन डी का जो संबंध है वो किससे है, बताइए। विटामिन डी का जो संबंध है, मैंने बताया था कि विटामिन डी से जो पॉल मूलर का जो संबंध दिया गया वो सही नहीं है। ठीक है, ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया और पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों की रोकथाम में इनकी उपयोगिता है। तो इसको याद रखिए। विटामिन क्या होते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से अकार्बनिक है, कौन से कार्बनिक है, याद रखिएगा। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करने में सहयोग करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं, प्लांट्स करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक है जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सही जवाब है विटामिन। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। प्रश्न संख्या 9 है, कथन ए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। कारण आर, मानव जो अंग है केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों की जो है संश्लेषण करता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। अगर बात करें तो देखिए, इसमें पहला जो दिया गया है पहला सही है, किंतु आर गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसीलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाने की जरूरत होती है। मानव शरीर विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी12 का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर के लिए आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज और आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कथन ए, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण आर, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, दोनों सही है, एक सही है या दोनों सही है या दूसरा सही है, पहला गलत है। तो याद रखिएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन काफी जरूरत होती है। विटामिन अनिवार्य होते हैं। इनकी कमी से हिंता रोग होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। मानव शरीर में सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है। हालांकि कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी, के और विटामिन बी12 आदि जो है ये मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं। प्रश्न संख्या 11, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विटामिन के बारे में 4 कथन दिया गया, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये सही नहीं है। कथन जो सही नहीं है वही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में विलय होते हैं। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए, ऐसा प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा।
तो याद रखिएगा कौन से विटामिन जल में घुलते हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो याद रखिएगा विटामिन बी और सी छोड़कर, बी और सी छोड़कर बाकी जो है, तो देखिए बी इसमें जो दिया गया है अगर देखा जाए तो बी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, यानी ए और डी ये जल में घुलनशील विटामिन, यानी मतलब कि कह सकते हैं कि विटामिन जो ए और डी है वसा में घुलनशील है, न कि किसमें, ये जल में नहीं घुल सकते। बी और सी छोड़कर बाकी वसा में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका आप कमेंट, इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, फटाफट कमेंट कीजिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग मुख बन के रहते हैं, तो मुख मत बना करिए, एक्टिव रहा करिए, कुछ कुछ आप कमेंट किया करिए, कुछ डिस्कस किया करिए, कुछ सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए, लेकिन एक्टिव रहा करिए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, ठीक है, और ऑप्शन बी और सी सही है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आपको मालूम है कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, तो ऑप्शन जो बी दिया गया विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो याद रखिएगा विटामिन बी। 16 नंबर है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी और सी छोड़कर सभी वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी ये सिर्फ दो विटामिन हैं जो जल में विलय होते हैं, यानी डी ऑप्शन। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से 15 धातु हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन कौन से बताइए। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से 15 धातु हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन कौन से हैं, आप बताइए। तो सही जवाब है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की जरूरत होती है। इत्यादि की प्रभुत मात्रा में मतलब कि आवश्यकता होती है। इन तत्वों को दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की जरूरत जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। 18 सेव का हृदय, सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। एप्पल जो होता है हृदय रोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बड़े स्रोत है। क्योंकि सेव जो होता है किसका मतलब कि अच्छा स्रोत है, एप्पल जो होता है किसका बढ़िया स्रोत है, तो याद रखिएगा पोटेशियम के, केवल पोटेशियम के सेव जो है अच्छे स्रोत हैं। सेव का उपयोग हृदय रोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेव में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेव में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिनमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये शरीर में मतलब कि चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। यानी अगर बात करें, देखिए
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें इसके बारे में, तब प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रति उपापचायक ये यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाले श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। प्रश्न संख्या 20, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का क्या कार्य है? मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो सही जवाब है, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाते हैं। सी ऑप्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। 21 नंबर है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगर बात करें तो निम्नलिखित सब्जियों में यानी किस सब्जी में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है? तो याद रखिएगा मिर्च में। प्रश्नगत विकल्पों में से सर्वाधिक विटामिन सी में विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम और 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होती है। 22 नंबर है, विटामिन जो खट्टे फलों में यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों यानी साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को यानी स्किन को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। 23 नंबर है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। अगर बात करें तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे और ताजे फल हैं यानी ऑप्शन ए। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन डी और विटामिन के उपस्थित होते हैं। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन सी खट्टे यानी साइट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका सबसे उत्तम स्रोत यानी सोर्सेज आंवला है। इसके अलावा खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले मतलब कि आंतर कोशिकाओं पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, ठीक है, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण समान अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे मतलब कि अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे जो अच्छा स्रोत है वह है आंवला, आपको पता भी है। निम्न में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो याद रखिएगा विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक जिसमें होती है वह है आपका संतरा। साइट्रस जो फल होते हैं, रसदार जो फल होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं, इनमें विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह भी आपको पता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुरता किसमें होती है? तो याद रखिएगा संतरा में, रसदार फलों में।
इसके बाद घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक होता है? घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो सही जवाब है लौह के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इस तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 31 से स्टार्ट करेंगे। अपना प्रतिक्रिया जो देते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, क्विज ग्रुप जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, वो सभी ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहीं भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।